फर्स्ट ईयर आर्ट्स। आज हम बात करेंगे संघवाद की। फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संघवाद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संघ राज्य जो छोटे छोटे राज्यों से बना के बड़ा संघ बनता है उसे संघ राज्य कहते हैं, और संघवाद उसी की एक अवधारणा है। प्रारंभ में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आपस में झगड़ते थे, कमजोर होते थे, शक्तिहीन होते थे, उसके अलावा अपना खुद का पूरा विकास नहीं कर पाते थे, इसलिए संघवाद की प्रवृत्ति बढ़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय राज्य है, कनाडा अपने आप में संघ है, भारत अपने आप में संघ है। संघवाद इसी से उत्पन्न हुआ एक शब्द है कि संघ बनाकर बड़ा राज्य बनाया गया संघवाद। संघवाद या संघात्मक शासन किसे कहते हैं? संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन है। लैटिन भाषा के फेडरस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। उत्पत्ति की दृष्टि से समझौता द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है। संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया हो, और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि दोनों पक्षों में कोई अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। संघीय राज्य की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है, जैसा डायसी कहते हैं। संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकार से मेल स्थापित करता है। हैमिल्टन कहते हैं संघ राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। अनेक छोटे छोटे राज्य मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं और संघ राज्य कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे संघ राज्य की विशेषताएं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघ राज्य की विशेषताएं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। कहा जाता है कि संपूर्णता विभाजित नहीं होती, किंतु संघीय राज्य में कुछ हद तक संपूर्णता विभाजित होती है। संघ राज्य में केंद्र की सरकार अलग होती है, वो अपनी प्रभुसत्ता को उद्धारित करती है, और राज्यों की सरकार अलग होती है, वो अपनी प्रभुसत्ता को काम में लेती है। तो इस प्रकार दोहरी व्यवस्था होती है। हालांकि संविधान इसमें सर्वोच्च होता है। जो एक संघीय राज्य का संविधान होता है, लिखित संविधान, वो केंद्र की और राज्यों की अलग अलग प्रभुसत्ता को निर्धारित करता है, अलग अलग शक्तियों का विवरण करता है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। जैसे कि हमने अभी बात की, केंद्र के पास अपनी शक्तियां होगी, राज्य के पास अपनी शक्तियां होगी, और बची हुई शक्तियां केंद्र और राज्यों में बांट दी जाएगी, अथवा कहीं जैसे भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है समवर्ती सूची या बची हुई सूची के मुकाबले में, और राज्यों को कम शक्तिशाली बनाया गया है, कहीं राज्यों को समवर्ती सूची के अधिकार दिए गए हैं। तो शक्तियों का विभाजन भी संघीय संस्थात्मक शासन की या संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्ति विभाजन। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। जहां कहीं भी संघ राज्य है वहां किसी तरह का आपसी विवाद न हो, इसलिए एक लिखित और सर्वोच्च संविधान होना आवश्यक है, जो केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दे। तो संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता अत्यंत आवश्यक है। संविधान इसके बाद है
न्यायपालिका की स्वच्छता, जहाँ संविधान सर्वोच्च है वहाँ संविधान की स्पष्ट और सटीक व्याख्या करने के लिए, निष्पक्ष व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए, जो न्यायपालिका में अपने आप में इतनी ताकतवर हो कि किसी के दबाव में न आए। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी यहाँ पे स्थान देना आवश्यक है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और इसमें संघवाद की एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता अर्थात एक संघ जो नया बना है उसका नागरिक होगा और एक मूलतः जिस राज्य का निवासी है उसका नागरिक होगा। यानी जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, फिलाडेल्फिया राज्य का निवासी वहाँ की नागरिकता भी रखेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता भी रखेगा। ये कुछ राज्यों में जैसे हम बात करें, संघवाद एक्चुअल भारत जैसे राज्य के लागू नहीं होता। भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द काम में लिया है, अर्थात राज्यों का संघ। कनाडा में, भारत में राज्यों का संघ है। संघीय राज्य जैसे अमेरिका में है वो संघीय राज्य कहलाते हैं। तो दोहरी नागरिकता संघीय राज्यों में होती है। अब बात करते हैं संघ राज्य के लिए आवश्यक शर्तें या संघ के आधार क्या है। देखिए, एक संघीय राज्य तात्कालिक तौर पे निर्मित हो सकता है, गठित हो सकता है, किंतु उसे बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत बातें आवश्यक है जो होनी चाहिए। इनके बारे में बात करते हैं। वर्तमान समय में संघ राज्य के विकास की सर्वोच्च इकाई है, लेकिन संघ का निर्माण किसी प्रकार की परिश्रम नहीं किया जा सकता। संघ के निर्माण एवं उसकी सुदृढ़ता के लिए अनेक बातें आवश्यक होती है, जिसके लिए प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। पहला, अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की चाहत। अपना मूल अस्तित्व भी बनाए रखना है राज्य को और एक होने की चाहत भी होनी चाहिए। दूसरा है भौगोलिक समीपता। आमतौर पर जो संघीय राज्य बनते हैं भौगोलिक रूप से पास पास होते हैं, तभी संघ संभव होता है। ऐसा नहीं कि एक तो उत्तरी ध्रुव पे है एक राज्य तो दूसरा दक्षिण ध्रुव के आसपास है और दोनों में संघवाद टाइप कोई समझौता हो जाए, ऐसा मुश्किल होता है। तीसरा है भाषा, धर्म, संस्कृति और हितों की एकता। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि अगर इनमें यूनिटी होगी, एक प्रकार की भाषा होगी, एक प्रकार का धर्म होगा, एक प्रकार की संस्कृति होगी, तो संघ अच्छा बन जाएगा, मजबूत बनेगा। हालांकि भारत इसका अपवाद है और यहाँ विविधता में एकता है। भाषा, धर्म, संस्कृति अनेक होते हुए भी हमने एक यूनियन ऑफ द स्टेट राज्यों का संघ बनाए रखा है और आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि मजबूती के लिए ये अगर तत्व होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं। सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं लगभग समान हो सभी राज्यों की। विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था, एक राज्य तानाशाह है, निरंकुश तंत्र है, एक में साम्यवादी सरकार है और एक लोकतंत्र है, तो ऐसा संघ बनाना मुश्किल होता है, संभव नहीं हो सकता। आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता, ये भी आवश्यक है। खासतौर से जब संघीय राज्य बनता है, जब खूब सारे राज्य मिलकर अपने हितों से ऊपर उठ के एक संघ राज्य की कल्पना करते हैं, तो आवश्यकता है कि आकार प्रकार में लगभग बराबर हो, आर्थिक दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। पर्याप्त आर्थिक साधन, सभी राज्यों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होना चाहिए। एक संघीय व्यवस्था को चलाने में अधिक खर्चा होता है, तो एक संघीय राज्य के पास में पर्याप्त आर्थिक साधन होना चाहिए कि वो पूरे संघीय व्यवस्था को, पूरे राज्य को, 2 चरणों वाली सरकार को चलाए रख सके, बनाए रख सके। राजनीतिक चेतना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जनता का संघीय व्यवस्था के लिए राजनीतिक दृष्टि से योग्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, राजनीतिक दृष्टि से चेतना वाली अवस्था में नहीं होगी, जहाँ समझ सके कि हमको छोटे छोटे राज्यों से ऊपर उठकर अपने संघ के लिए सोचना है,
तब तक अच्छा और मजबूत संघ बनाए रखना संभव नहीं होगा। तो ये सारे संघीय व्यवस्था के आधार थे, आवश्यक तत्व थे। अब हम बात करते हैं संघीय शासन के लाभ। वर्तमान में एक विश्व सरकार की हम कल्पना करते हैं तो धीरे धीरे संघ के आधार पर ही संभव होगी। तो संघीय व्यवस्था के क्या लाभ है? पहला है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय शासन में सामंजस्य। देश की एकता, राष्ट्र की एकता भी बनी रहती है और स्थानीय शासन भी है। राज्यों की या छोटे राज्यों की अपनी सरकार है, केंद्र के ऊपर एक बड़ी सरकार है, तो हम ताकतवर भी हैं और अपनी स्थानीय स्वायत्तता भी हमारे पास है। दूसरा है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। बचपन में कहानी सुनी थी हमने कि एक लकड़ी है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि लकड़ी वो गट्ठर पे तो तोड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार से छोटे छोटे कमजोर राज्य जिनको कोई भी हरा सकता है, जिन पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कब्जा कर सकता है, वो यदि मिलकर एक यूनिटी बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। वही व्यवस्था संघीय व्यवस्था में है, जहाँ छोटे छोटे कमजोर राज्य मिलकर आपस में अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। संघ में सम्मिलित राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। सामान्य बात है, जब एक ताकतवर देश बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज संयुक्त राज्य अमेरिका की जो भूमिका है विश्व में संघीय राज्य की वजह से है। अगर वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ होता तो उसकी वो ताकत नहीं होती। जितने बड़े देश हैं, जितने बड़े राज्य हैं, वे संघीय व्यवस्था से या संघ से जुड़े हुए हैं या संघ में बदले हुए हैं। स्थानीय स्वशासन का लाभ, जिसमें कि हमने पहले बात की थी, केंद्रीय सरकार के साथ साथ संघ राज्यों में राज्यों की अपनी सरकारें भी होती है। तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर पर जनता की स्वयं की सरकार होती है। अधिक लोकतांत्रिक इसे कहा जा सकता है। राजनीतिक चेतना। संघीय शासन में लोगों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। उनमें यह भावना होती है कि हमको अपने राज्य से ऊपर उठकर संघ के लिए भी सोचना है और केंद्र को मजबूत बनाना है। तो ऐसी स्थिति में जब 2 चरणों में चुनाव होते हैं, 2 चरणों में सरकार होती है, 2 चरणों में राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक जागरूकता लोगों में बढ़ जाती है। केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। अब वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य है। ऐसी स्थिति में राज्यों की सरकारें छोटे छोटे जनता के सामान्य कार्यों को देखती है और केंद्र की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों को देखती है। तो ऐसे में केंद्रीय सरकार की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। निरंकुशता की आशंका नहीं। संघात्मक राज्य में इस बात की आशंका नहीं होती कि सरकार निरंकुश हो जाएगी। स्थानीय शासन अलग होता है, केंद्रीय शासन अलग होता है, जनता अधिक जागरूक होती है, अधिक निर्वाचन और चुनाव प्रणालियों को अपनाते हैं लोग। तो ऐसी निरंकुशता या किसी भी सरकार की निरंकुशता राज्यों पर नियंत्रण ही है। अगर राज्य की सरकार निरंकुश होगी तो केंद्र उन पर कंट्रोल कर लेगा, या केंद्र की सरकार उन पर नियंत्रण स्थापित करेगी, उनको लोकतंत्र के रास्ते से भटकने नहीं देगी। और अगर केंद्र की सरकार ऐसा करती है तो क्योंकि जनता जनमत जागरूक है, अनेक राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, तो ऐसे में किसी भी शासन का सरकार का निरंकुश होना संभव नहीं, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही अधिक उपयोगी है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए अवसर। बड़े केंद्रीय राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक एक प्रकार से परीक्षण किए जा सकते हैं। जैसे पंचायती राज की स्थापना नागौर में करी 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में धीरे धीरे उसको परखा और सभी जगह लागू किया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे परीक्षण पूरे देश में एक साथ नहीं लागू करके, एक राज्य में राज्य के भी विशेष क्षेत्र में लागू करके देखे जा सकते हैं। विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयोगी। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि भारत और कनाडा, भारत राज्यों का संघ क्यों बना? भारत में संघ को अपनाने के प्रमुख कारण थे विशाल राज्य, भाषा, संस्कृति और धर्म तो अलग अलग है ही। विशाल राज्य होने के कारण प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में या इकाइयों में देश को, राज्य को बांटेंगे तो कुशलतापूर्वक शासन का संचालन किया जा सकता है, समस्याओं से निपटा जा सकता है। मितव्ययिता और आर्थिक विकास। आर्थिक बजट की दृष्टि से संघीय शासन उत्तम है, क्योंकि संघ की स्थापना से अनेक व्यय बच जाते हैं जो प्रत्येक इकाई को अलग रहते हुए करने पड़ते हैं। हर राज्य की अपनी सेना होती है, अपने अलग से देश की सुरक्षा के लिए व्यय करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है केवल केंद्र सरकार को देखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, और राज्य अपने अपने स्तर पे बाकी विकास को गति दे सकते हैं। विश्व संघ की ओर एक कदम।
जैसा कि हमने बात की थी, इस भविष्य में बहुत पहले कभी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो कमजोर थे, आपस में लड़ते थे, विकसित होते रहते थे। अब बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं। भविष्य में कभी एक विश्व सरकार या विश्व राज्य बना तो संघ की दृष्टि से ही यह संभव है। तो संघीय राज्य में अनेक गुण के है। इसके उपरांत भी इसके कुछ दोष हैं, उनका वर्णन जरूरी है। हम बात करते हैं इसके दोषों की। आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। राज्य शक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती जो एकात्मक शासन में होती है। जिन विषयों का प्रबंध संघ की कई द्वारा किया जाता है उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता आ जाती है और दोहरे प्रशासन के कारण प्रबंध में आवश्यक देरी लगती है। जैसा कि डायसी कहते हैं, एकात्मक शासन की तुलना में संघीय शासन निर्बल है। एक सच्ची संघीय सरकार शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य के विरुद्ध दूसरे राज्य को संतुलित करना ही नीतिज्ञता तथा का सतत प्रयत्न रहता है। ऐसा मानते हैं कि संघीय शासन कमजोर होता है। कुछ हद तक ऐसा सही भी हो सकता है। केंद्रीय सरकार को कोई भी योजना पूरे देश में लागू करनी हो तो अलग अलग सरकारें अलग अलग मत हो सकता है। हमने भी देखा है जैसे कि केंद्रीय सरकार हमारी एक अलग पार्टी की है, राज्य की सरकार अलग पार्टी है। केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में कोई लागू करना होता है, कोई भी प्रस्ताव प्रपोजल वगैरह, तो काफ़ी मुश्किल आती है। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे विरोधी दलों की सरकारें हैं या जनता आमतौर पर केंद्रीय शासन के साथ नहीं चलना चाहती, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं हो सकती है। संघीय व्यवस्था में संभव है। राष्ट्रीय एकता को खतरा। कई बार ऐसा होता है कि संघों की विभिन्न इकाइयों के मध्य आपस में विवाद होता है। हमारे यहाँ पानी का विवाद होता है, भाषा का विवाद होता है या केंद्र के साथ कोई मतभेद होते हैं राज्यों के, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। राज्य के प्रति भक्ति का विभाजन। व्यक्ति अपने राज्य के प्रति भक्ति रखता है, केंद्र के प्रति भक्ति रखता है, तो ऐसे में भक्ति को विभाजित करना मुश्किल होता है कि केंद्र के प्रति भक्ति रखे या राज्य के प्रति। ऐसे में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। उत्तरदायित्व किसके प्रति है? सरकार का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जनता के प्रति है, केंद्र सरकार के प्रति है, राज्य की सरकार का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? ये सभी चीजें अनिश्चित सी लगती है। संगठन की जटिलता। आम जनमानस समझ नहीं पाता, केंद्रीय सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग, स्थानीय सरकार अलग, किस प्रकार से राज्य और केंद्र मिलकर काम करते हैं, तो थोड़ा सा संगठन जटिल हो जाता है संघीय व्यवस्था में। प्रगतिशीलता के विरुद्ध भी कुछ हद तक इसे कह सकते हैं। जहाँ पे भी मतभेद होते हैं राज्यों और केंद्र में, वहाँ पर कई सारे ऐसे प्रस्ताव, ऐसे विकास के कार्य अधूरे रह जाते हैं जो कुछ राज्य सरकारों की या दलों की राजनीति के कारण या हठधर्मिता के कारण अटक जाते हैं। तो ऐसे में प्रगतिशीलता भी अवरुद्ध हो सकती है। समय और धन का अपव्यय भी कह सकते हैं। दोहरे चुनाव, दोहरी व्यवस्थाएं, ऐसे में कुछ हद तक सारी बातें वहाँ लागू होती है जहाँ जनमत और जनता जागरूक नहीं है, कमजोर समझ है, तो समय और धन का अपव्यय भी होगा कुछ मात्रा में। राज्यों के संघ से निकल जाने की आशंका। ऐसा भी हो सकता है कि विवाद बहुत ज्यादा बनने पर राज्य संघ से या केंद्र से अलग हो जाए। ऐसी स्थिति में संघ का प्रयोजन खत्म हो जाता है, संघ कमजोर पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे दोष संघीय व्यवस्था में बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने भी संघीय राज्य हैं उनमें अभी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। केंद्र ताकतवर होता जा रहा है, केंद्रीय सरकार ताकतवर होती जा रही है और राज्य अपने आप में शनय शनय कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उसके क्या कारण है, इन पर बात करते हैं। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के कुछ कारण हैं। पहला बिंदु है युद्ध। युद्ध में केंद्रीय सरकार को भूमिका निभानी पड़ती है। केंद्र ही आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के समय केंद्र सरकार के हाथ में सारी ताकत, सारी शक्तियां आ जाती हैं और युद्ध या युद्ध का तनाव बने रहने पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और होता रहता है और अभी ये चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के पास होती है। ऐसे में राज्य के अधिकार सीमित हो जाता है, केंद्र अपने आप में शक्तियां ले लेता है। सामान्य काल आने पर भी केंद्र के पास की शक्तियां रहती है, लोगों को विश्वास होता है कि केंद्र की हमारी मदद करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत समाज व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था केंद्र के हाथ में होती है, बड़े आय के सोर्स केंद्र के पास होते हैं। राज्य आमतौर पर केंद्र से मदद मांगते हुए लगते हैं, आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रीय व्यवस्था या केंद्र ताकतवर